नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हुआ हूं। और मित्रों, जैसा कि आपको अवगत है, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे और काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने हमसे बोला कि सर आप एक बार मनोविज्ञान को हमें यूट्यूब पर पूरे तरीके से कवर करा दीजिए। तो मैंने बच्चों से कहा, देखिए समय मुझे जैसा मिलता रहेगा वैसे ही मैं समय समय पर आपको वीडियो के तौर पर क्लास अवेलेबल कराता रहूँगा। और जैसे ही कोई बड़ी वैकेंसी आती है या कहने का मतलब ये है मेरा, कोई ऐसा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है कि जिसके द्वारा आप लोगों को हमारी आवश्यकता हो, तो हम ऑफलाइन भी आपके बीच उपस्थित होंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले की वीडियो में हमने अधिगम टॉपिक पर चर्चा की थी। आप लोग भली भांति परिचित हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। आज बच्चों हम जानेंगे कि अधिगम क्या है, अधिगम क्या नहीं है। इससे आगे अपन जानेंगे कि जो सीखने की प्रक्रिया है, यानी क्या जानेंगे, सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सीखने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कहने का मतलब है, इन बातों पर अपन चर्चा करेंगे कि भाई सीखने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सीखना एक ही प्रोसेस में चलता है। चाहे छोटा बच्चा सीखे, चाहे बड़ा बच्चा सीखे, चाहे वयस्क सीखे, चाहे एनीबॉडी कोई भी सीखे। देखो, सीखना तो पूरे जीवन भर चलता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन हम ये जानेंगे कि भाई अधिगम कितने चरणों में पूर्ण होता है, जो लर्निंग की प्रोसेस है उसके कितने स्टेप्स होते हैं। या मैं बोल दूँ इसको प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या फिर बोल दूँ स्टेप्स ऑफ लर्निंग। स्टेप्स ऑफ लर्निंग के नाम से भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक चरण नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीखने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का होना आवश्यक है? तो आपको एक बात बता दूं कि सीखने के लिए सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है अभिप्रेरणा। सीखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अभिप्रेरणा। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं अभिप्रेरणा के बारे में कि अभिप्रेरणा को अधिगम का अनिवार्य अंग कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम की जननी कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का स्वर्णपथ कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम की प्राणवायु कहा जाता है। यानी विभिन्न नामों से अभिप्रेरणा को जाना जाता है। अधिगम को यानी अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग भी स्किनर ने बोला है। यानी कुल मिलाकर के यदि अभिप्रेरणा नहीं होगी तो अधिगम किसी भी हालात में नहीं होगा। तो सीखने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। मोटिवेशन जितने अच्छे तरीके से होगी, सीखना उतना ही तीव्र गति से होगा। यानी मोटिवेशन का जो प्रवाह, जो मोटिवेशन का जो लेवल जितना उच्च हाई होगा, उतना ही सीखने का लेवल हाई होगा। तो कुल मिलाकर के अधिगम एक ऐसा मकान है, मैं बात करूं कि सीखना एक ऐसा मकान है जो अभिप्रेरणा रूपी नींव पर खड़ा है, जो अभिप्रेरणा रूपी आधार पर खड़ा है। अगर हम इस आधार को हटा दें तो इस मकान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, आप ऑफलाइन क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा और मैं यही बातें बताता था, लेकिन बस फ़र्क इस बात का है कि पहले हम तुम एक दूसरे के सामने रूबरू होते थे, लेकिन आज हम एक दूसरे के सामने रूबरू नहीं हैं। लेकिन इस तकनीकी के माध्यम से हमारे विचार, हम दुनिया एवं देश के किसी भी कोने में हों और हमारे विचार आप तक आसानी से पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोलूं कि अभिप्रेरणा को यदि हटा दिया जाए तो अधिगम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहला चरण है विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा।
देखो, जब इंसान को मोटिवेशन मिल जाता है, यानी जब व्यक्ति को के अंदर अभिप्रेरणा जागृत हो जाती है, तो भाई वो क्या करता है। देखो, कहने का मतलब है, एक और बात बता दूं कि जैसे ही अभिप्रेरणा जागृत होती है तो इंसान उसके बाद में करता है उस कार्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं। तो दूसरा चरण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है बहु अनुक्रिया। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है बहु अनुक्रिया, वेरियस रिस्पॉन्स। अब मोटिवेशन आ गया तो भाई उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चा बार बार रिस्पॉन्सेस करता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम जब बहु अनुक्रियाएं करते हैं तो बहु अनुक्रियाओं के बाद देखो, यदि किसी कार्य में बाधा आ रही हैं तो समझ लो आप उस कार्य को अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। वो कार्य ही क्या जिसमें बाधाएं ना हो। अगर जिस कार्य में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर बाधाएं हैं तो ये समझ लीजिए कि आप सफलता के दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। बहुत से लोग तो इतने कमज़ोर दिल के होते हैं कि थोड़ी सी बाधाएं आई तो वो बाधाओं से डर गए और अपने लक्ष्य से पीछे की ओर लौट आते हैं। यानी हमें बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। ये अधिगम का एक स्वाभाविक जो प्रोसेस होती है उसमें भी बोला गया है कि भाई जब इंसान बहु अनुक्रियाएं करता है तो भैया बहु अनुक्रियाओं के बाद में क्या आती हैं, बाधाएं आती हैं। क्या आती हैं, बाधाएं। यानी जैसे ही वेरियस रिस्पॉन्स करता है तो क्या आती हैं, बाधाएं। यानी बैरियर्स तो ज़रूर आएंगे। अब बाधाओं से जो इंसान नहीं डरा, जो बाधाओं पर भी डटा रहा, तो होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब बार बार इंसान प्रयास करे, किसी कार्य को बार बार प्रयास करे, कोई बार बार प्रयास करे उसको प्राप्त करने का, लेकिन बाधाएं आ रही हैं, लेकिन उसके प्रयास बंद नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक दिन जरूर आएगा। ये एक आपके लिए एक मोटिवेशन भरा प्रोसेस भी हो सकता है, वो एक ये लर्निंग का प्रोसेस भी है। तो वो दिन दूर नहीं आएगा जिस दिन आपकी सही अनुक्रिया जरूर होगी। क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस दिन आपकी सही अनुक्रिया भी जरूर होगी। यानी जैसे ही बाधाएं हटेंगी, यानी तो बाधाओं के बाद सही अनुक्रिया भी आवश्यक रूप से होगी। अब जैसे ही सही अनुक्रिया होगी तो आपको वह सही अनुक्रिया किसका कार्य करेगी आपके लिए, वो करेगी पुनर्बलन का कार्य। जैसे ही सही अनुक्रिया होगी तो आपको क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन। देखो, पुनर्बलन के बारे में आप जानते हैं कि पुनर्बलन एक ऐसी, मैं बोलूं तो प्रेरक शक्ति होती है, या एक ऐसा उद्दीपक होता है, या मैं बोलूं पुनर्बलन एक ऐसी वस्तु होती है जिसके माध्यम से किसी अनुक्रिया की दर को बढ़ाया जाता है। बात आप समझ रहे हैं। पुनर्बलन के माध्यम से अगर कोई कार्य 10 की स्पीड से हो रहा है, अगर पुनर्बलन दे दिया जाए तो वही कार्य 20 की स्पीड से होने लगता है। तो क्या मिला भैया, पुनर्बलन। अब जैसे ही इंसान को क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, तो उसके बाद क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, उसके बाद होता है संगठन। पुनर्बलन के बाद क्या होता है, संगठन। संगठन कहाँ होता है कि जब हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां दोनों एक हो जाती हैं। यानी जैसे ही रेनफोर्समेंट होता है, जैसे ही पुनर्बलन आता है तो संगठन होता है। और जब संगठन हमारे पूरी मेंटलिटी का, पूरे ब्रेन का, पूरे कॉग्निटिव फंक्शन का जब संगठन हो जाता है तो अंत समय में जो अंतिम चरण होता है उसे कहते हैं लक्ष्य, उसे कहते हैं हम लक्ष्य या फिर उद्देश्य। वैसे लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है, यानी जो हमारा उद्देश्य या लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है वो है मोटिवेशन। क्या है, मोटिवेशन। दूसरा है वेरियस रिस्पॉन्स, वेरियस रिस्पॉन्स। दूसरा स्टेप वेरियस रिस्पॉन्स। तीसरा स्टेप है वेरियर्स, वेरियर्स। और चौथा स्टेप है
वो है करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स। और पांचवा जो स्टेप है करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद वो है रीइंफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट। और छठवा जो स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और अंतिम जो है वो है गोल। वो क्या है? गोल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे अंदर अभिप्रेरणा का होना जरूरी है, उसके बाद बहु अनुक्रियाएँ, बाधाएं और सही अनुक्रिया, पुनर्बलन, संगठन, और व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है? अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुँच जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, सही अनुक्रिया, करेक्ट रिस्पॉन्स, ये कहाँ आती है? बैरियर के बाद, बाधाओं के बाद। देखिए क्या होता है कि जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, उसका लक्ष्य है बी को प्राप्त करना। अब जैसे ही ए से बी की तरफ वो जाएगा तो भैया मध्य रास्ते में बैरियर उसे मिलेंगे। अब कहने का मतलब है, अगर उसके प्रयास जारी रहे तो ये भैया बैरियर ऑटोमेटिक हट जाएंगे और करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ चला जाएगा। जब इंसान के बैरियर कम हो जाते हैं, वो करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ चला जाता है, तो ये मान लो कि उसने बहुत कुछ, यानी अब वो अपने लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं है। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम का प्रथम सोपान क्या है, प्रथम चरण क्या है, तो अधिगम का प्रथम सोपान है अभिप्रेरणा। अंतिम सोपान क्या होता है? लक्ष्य। अब आपको एक बात बता दूं कि एक शिक्षक का क्या कार्य होता है इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत। देखिए, शिक्षक का सबसे जो मुख्य कार्य होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है बाधाओं को कम करना। क्या होता है? बाधाओं को कम करना। देखो, मैं एक अध्यापक हूँ और आप एक विद्यार्थी हैं। जो साइकोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये साइकोलॉजी किताबों में भी है, लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूँ कि जो चीज़ें कठिन हैं उनको मैं अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि भाई आपका जो लर्निंग है वो बहुत आसानी तरीके से हो रहा है। तो एक जो टीचर होता है उसका कार्य ही होता है बाधाओं को कम करना। भाई तो तभी तो कहता हूँ कि दुनिया का सबसे सरल विषय साइकोलॉजी है। मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं ओनली आपकी बाधाएं कम कर देता हूँ और आपको ये विषय आसान लगने लगता है। तो एक शिक्षक का कार्य क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि अधिक सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है बाधाओं को कम करना, यानी बाधाओं को कम करना। और देखा जाए दूसरा ऑप्शन मिलता है तो शिक्षक का कार्य अभिप्रेरणा को जागृत करना भी होता है। वैसे अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। इतना भी बता दूं कि बाह्य अभिप्रेरणा जितनी प्रभावी नहीं होती है जितनी आंतरिक अभिप्रेरणा प्रभावी होती है। लेकिन शिक्षक का कार्य क्या होता है भैया? अभिप्रेरणा को जागृत करना होता है। अब हम बात करते हैं आगे। ये थी मेरे प्यारे बच्चों सीखने की प्रक्रिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे, देखो सीखने की प्रक्रिया पढ़ी, अब हम देखेंगे सीखने की विशेषताएं, यानी अधिगम की विशेषताएं। अब हम अधिगम की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। अधिगम की विशेषताएं, विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं। अब अधिगम की विशेषताओं को देखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं। अब आपको एक एक बिंदु करके मैं पूरी बातें बहुत ही सरल तरीके से प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहला है अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। ये एक एक लाइन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अनुभवों का संगठन है। क्या इस बात में दम है? क्या सीखना एक अनुभवों का क्या है? संगठन है। जो अनुभव होते हैं उनका संगठन होता है। अब मेरी बात सुनिए, जैसे एक छोटा सा बालक है, जब उसका जन्म होता है तो इस भौतिक संसार में प्रवेश करता है, इस बाहरी जगत में प्रवेश करता है, तो वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के अनुभव इकट्ठे करता है। उन्हीं अनुभवों के आधार पर
जैसे ही अनुभव उसको मिलते जाते हैं उन्हीं अनुभवों से वह सीखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ कि एक छोटा बालक है और सामने यदि उसके मोमबत्ती जल रही है तो वो क्या करता है, उस मोमबत्ती की लौ को देख कर के उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है। जैसे ही वो उसको पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हाथ जला उसको कष्ट हुआ, दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई, यानी उसका ये अनुभव दर्द भरा था। अब एक अनुभव उसके पास आ गया। अब जैसे ही नई परिस्थिति आई, भविष्य में उसने जलती हुई चीज को देखा तो वह दूर से ही निकल जाता है। उसने यह सीख लिया कि मैं इसके पास जाऊंगा या इसे पुनः पकड़ूंगा तो मुझे दर्द होगा। यानी देखो, अनुभव ने उसको क्या किया, सिखाया। और मैं बात करूं दूसरा अनुभव, और मैं उदाहरण दूं, जैसे एक छोटा सा बालक है, उसने क्या किया कि वह खेल रहा है, एक लोहे की कोई कील या कोई ऐसी वस्तु ली और बिजली के बोर्ड में उसने डाल दिया। यानी जो सर्किट में उसने उसको टच कर दिया सर्किट से। जैसे ही उसने उसमें डाला तो उसको क्या हुआ, बिजली का झटका लग गया। अब झटका कैसा था भैया, कष्टप्रद था, अनुभव भरा था, यानी कष्टप्रद था, दुख भरा था, पीड़ादायी था। तो उसने क्या किया, भविष्य में वह बिजली के बोर्ड के पास नहीं जाता है। वह समझ जाता है कि इसमें जो कुछ भी है वो बहुत दर्द भरा है। तीसरा और मैं बात करूं, देखो, अनुभव यदि कष्ट भरा होता है तो व्यक्ति उन कार्यों को अवॉइड करता है। अगर अनुभव यदि सुख भरा है तो वह व्यक्ति उन कार्यों को करता है। यानी अनुभव कहीं ना कहीं हमारे सीखने की भूमिका में आधारभूत योगदान देते हैं। अनुभव जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी द्वितीय अनुक्रिया होगी। अगर पिछली परिस्थिति का अनुभव खराब है तो दूसरी परिस्थिति में वह कार्य रिपीट नहीं होगा, और पिछली परिस्थिति का अनुभव संतोषजनक है तो वह कार्य रिपीट होगा। जैसे संतोषजनक का एक उदाहरण दूं, एक बालक किसी प्रतियोगी परीक्षा में या अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। अब प्रथम स्थान जैसे ही प्राप्त करता है तो गुरुदेव ने उसको खड़ा किया, पूरी क्लास के सामने उसका सम्मान किया। सम्मान के साथ साथ तालियां बजवाईं और उसको एक पुरस्कार दिया, और पुरस्कार देने के साथ साथ उसकी प्रशंसा संपूर्ण क्लास के साथ की। अब जैसे ही उसने प्रशंसा गुरुजी के सामने सुनी, गुरुजी के मुख से सुनी, तो कहने का मतलब ये है कि उसका अनुभव बहुत ही सुख भरा था, बहुत ही आनंददायी था। वह बालक अगली बार फिर से पढ़ाई करेगा और फिर से परीक्षा में प्रथम अंक या प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी तो सीखने में कहीं ना कहीं अनुभवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें ये पॉइंट भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि सीखना अनुभवों का संगठन होता है। ठीक है, क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको मेरी क्लास सुनने के बाद आपको ये अनुभव नहीं होगा कि हम भूल जाएंगे कभी। अगर हम बात करते हैं तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरे बिंदु की बात करूं तो अधिगम और सीखना एक ही बात होती है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है। मैं ये बोलूं कि सीखना कोई छोटी मोटी प्रक्रिया है तो मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। व्यापक का मतलब मेरा ये है कि अधिगम का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं ये कहूँ कि भाई सीखना, देखो, मानव व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। जो मानव व्यवहार होता है ना, मानव व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष है मेरे प्यारे बच्चों, वो है ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष है वो है भावात्मक पक्ष। तीसरा पक्ष है वो है क्रियात्मक पक्ष। यानी 3 पक्ष हैं। देखो, सीखना कहने का मतलब ये है, इसे बोलते हैं अपन कॉग्निटिव डोमेन। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डोमेन। इसको अपन बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। इसको अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं
और इसको अपन साइकोमोटर डोमेन या फिर कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। साइकोमोटर डोमेन या फिर कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। तो मानव व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक, देखो सीखना कहने का मतलब है जो अधिगम है वो तीनों पक्षों में होता है। मैं ये कहूँ कि सीखना केवल हमारे ज्ञानात्मक पक्ष में ही होता है, नहीं भैया, सीखना तो हमारे भावात्मक पक्ष में भी होता है, सीखना हमारे क्रियात्मक पक्ष में भी होता है। यानी अधिगम कहीं ना कहीं तीनों पक्षों को प्रभावित करता है और तीनों पक्षों से अधिगम का घनिष्ठ संबंध होता है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक पक्ष में अधिगम होता है तो भैया ये मेरी एक संकुचित सोच है और मैं एक ये बहुत ही गलत बात करूँगा कि अधिगम केवल एक पक्ष में मैं समेटूं। तो नहीं भैया, इमोशनली भी हम सीखते हैं, कॉग्निटिव ही भी हम सीखते हैं भाई। जब भावों से भी कुछ चीज़ें भावनात्मक तरीके से भी सीखते थे भाई। अब तो इमोशनल इंटेलिजेंसी भी की वकालत हो चुकी है डैनियल गोलमैन साहब ने, भावात्मक बुद्धि भी होती है इंसान के अंदर। क्रियात्मक यानी अधिगम क्रियात्मक पक्ष में भी होता है। जैसे देखते हैं भैया साइकिल चलाना, ये जैसे साइकिल चलाना होता है ना, साइकिल चलाना हुआ और देखा जाए हारमोनियम बजाना हुआ, पियानो बजाना हुआ, ढोलक बजाना हुआ, तैरना हुआ, दौड़ना हुआ, ये अधिगम के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। यानी अधिगम कैसा होता है, एक व्यापक प्रक्रिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमें भूलना नहीं है किसी भी प्रकार से, कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है ना। कंटेंट जितना अच्छा होगा तो भैया सफलता भी उतनी अच्छी होगी। यानी अगर हमको चीज़ें उतनी अच्छी मिल जाएंगी तो सफलता उतनी अच्छी होगी। तीसरा बिंदु है कि भैया सीखना समायोजन है। ये बात स्किनर साहब ने बोली है, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। यानी सीखना क्या है, समायोजन है। अब अधिगम को हम समायोजन बोल सकते हैं भैया, कोई गलत नहीं है, 100% सही बात है। सीखना समायोजन है। किस प्रकार से समायोजन होता है, जैसे मेरी बात सुनिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही वो अपने परिवार में जैसे एंट्री करता है तो उसका समाजीकरण शुरू होता है। एक लड़की का मैं उदाहरण दूं कि भाई एक लड़की का समाजीकरण शुरू होता है तो शादी जब उसकी होती है तब तक समाजीकरण का प्रथम चरण उसका पूर्ण हो जाता है। फिर क्या होता है, देखो एक है भैया आफ्टर मैरिज, एक है भैया बिफोर मैरिज। ये 2 बातें मैंने लिख दी। आफ्टर मैरिज जो लड़की का समाजीकरण हो चुका, यानी शादी से पहले जो लड़की का समाजीकरण हो चुका, अब देखो वह समाजीकरण शादी के बाद काम में नहीं आएगा। तो शादी के बाद वो क्या करेगी, पुनर्समाजीकरण करेगी। क्या करेगी भैया, रीसोशलाइजेशन करेगी। रीसोशलाइजेशन उसका होगा, पुनर्समाजीकरण होगा। अब एक बात बताइए, पुनर्समाजीकरण हुआ, अब पुनर्समाजीकरण यानी पुरानी नियमों को, पुरानी आदतों को उसने छुड़ाया, नई आदतों में तब्दील किया। बैचलर ज़िंदगी एक अलग होती है, शादीशुदा ज़िंदगी, गृहिणी की ज़िंदगी एक अलग होती है। पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी आदतों को उसने छुड़ा करके, जैसे मायके में 8 बजे तक सुबह सोना, लेकिन ससुराल में 8 बजे तक अगर सोएंगे तो सास रोजाना कलेश करेगी कि नहीं करेगी। तो दोबारा से हमें आदतें नई डालनी होती हैं, नई चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। तो एक बात बताइए, तो कहीं ना कहीं हम रीसोशलाइजेशन करते हैं तो परिस्थिति दर परिस्थिति इंसान समायोजन करता है। जो लोग समायोजन नहीं कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, वो या तो भैया जिनकी या तो गोविंदा नमूनमा हो जाती है, या फिर वो क्या करते हैं, कहने का मतलब ये है अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। एक ही काम होता है। तो भाई सीखना क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। जो जितना अच्छा समायोजन कर लेगा वही सीख लेगा। अब जैसे मैं उदाहरण दूं कि जैसे आपको इंग्लिश भाषा नहीं आती इतने अच्छी तरीके से, आपको फॉरेन यानी यूएसए भेज दिया जाए और वहाँ जो कि वहाँ की लैंग्वेज है और आपकी लैंग्वेज है, दोनों ही बहुत अलग हैं। अब वो लोग आपसे कुछ कहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप कुछ कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। अब आप कहने का मतलब आपको
2-4 दिन 10-8 दिन शुरुआती समय में बहुत गुस्सा आएगी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसी जैसी परेशानियां कम, जैसी जैसे समय बढ़ेगा तो आप वहाँ के शब्दों को सुनोगे 1 बार 2 बार, यानी इस वस्तु से ये कहते हैं, इस वस्तु से ये कहते हैं, तो आप उस भाषा को आत्मसात करने लगोगे और क्या करने लगोगे, समायोजन करने लगोगे वहाँ के माहौल में। जब समायोजन आपने कर लिया विद्यार्थियों, वही तो सीखना है, अर्थात सीखना समायोजन है। इससे हम भाग नहीं सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें अधिगम के संदर्भ में चौथा बिंदु, तो भैया जो सीखना है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना कब तक चलता है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। भैया सीखना क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। मैं ये बोलूं कि भैया एक शॉर्ट टर्म तक चले, छोटी जिंदगी तक चले, ये नहीं है। जिंदगी ये एक शॉर्ट टाइम तक के लिए नहीं चलेगा, पूरी लाइफ टाइम चलेगा। जीवन पर्यंत सीखना यानी जीवन की पहली सांस से लेकर के अंतिम सांस तक चलता है। तो सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी सीखना कभी रुकता नहीं है। हम किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर कुछ ना कुछ अनुभवों को जरूर सीखते रहते हैं। और यदि हम बात करें सीखने के संदर्भ में, तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है। जो जीवन पर्यंत है भैया तो वह सतत भी होगा। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, या मैं बोलूं तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक यानी या तो सतत प्रक्रिया है, या फिर मैं बोलूं तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्यारे बच्चों प्रक्रिया है। आप मेरी इस बात को आसानी से समझ गए होंगे। और मैं बात करूं अगली परिभाषा की, थोड़ी अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता इससे पीछे क्या था, सीखना सतत प्रक्रिया है। 6वें नंबर की विशेषता की अगर हम बात करें तो 6वें नंबर की विशेषता क्या है भैया, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो कहने का मतलब है मेरी क्लास तो थोड़ा लेंदी होगी, समय जरूर लूँगा, लेकिन आपका कंटेंट एक बार में क्लियर हो जाएगा। आपको ज़िंदगी में दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार मेरी इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो। सीखना कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, सार्वभौमिकता क्या होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब है सीखना हर समय चलता है और सीखना हर जगह चलता है। यानी कहने का मतलब है सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर समय और स्थान इन दोनों का प्रभाव नहीं पड़े। समय और स्थान, स्थान यानी समय में कहने का मतलब ये है, अगर मैं बोलूं समय में, जैसे कि चाहे समय बारिश का हो, चाहे समय सर्दी का हो, चाहे समय गर्मी का हो, यानी कहने का मतलब है समय चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियां, समय या दूसरा शब्द यहाँ पर परिस्थिति भी बोल सकता हूँ, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, समय चाहे कैसा भी हो, और स्थान चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएस यानी चाहे जापान हो, यानी कहीं भी दुनिया के किसी भी जगह पर चले जाइए, किसी भी समय किसी भी जगह हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहते हैं। अब क्या करते हैं ना पेपर वाले, बहुत से क्वेश्चन सेट कर, सीखना केवल स्कूल में होता है, सीखना केवल स्कूल में होता है। देखो ये एक संकुचित प्रश्न है, केवल वाला तो कभी जवाब सही होता ही नहीं है। वैसे सीखना केवल स्कूल में होता है भैया, विद्यालय में नहीं होता है। लर्निंग क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। संपूर्ण ब्रह्मांड जगत में यानी संपूर्ण विश्व में सीखना चलता है, और हर समय, और यानी कहने का मतलब है हर समय और किसी भी स्थान पर यानी सीखना चलता रहता है। अगर मैं बात करूं अगली विशेषता की, तो अधिगम कहने का मतलब है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। सीखना है जो कैसा है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है, एवं मैं बोलूं तो सामूहिक प्रक्रिया भी है।
सीखना दोनों तरीके से होता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। एक व्यक्ति अकेला भी सीख सकता है और एक समूह में रह कर के भी सीख सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मैं बात करूं तो 8वीं विशेषता है इसकी, यानी सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। देखो ये बात वुडवर्थ साहब ने बोली है भैया, सीखना कैसी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है भैया। विकास क्या अधिगम को विकास बोल सकते हैं? क्यों नहीं भैया, जब तुम नई नई चीज़ों को सीख रहे हो, दिनों दिन आपके अंदर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो भाई जब सीख रहे हो तो आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन शब्द ही तो विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये मेरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से आपसे बस छोटी सी मेरी गुजारिश है, छोटी सी मेरी एक इच्छा है जिसको आप पूरा कीजिए। मेरी प्रत्येक वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, जो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं तो आप बिल्कुल डिसलाइक करें, तो मुझे पता चलेगा कि सारे यूट्यूबर लाइक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को डिसलाइक करना अगर पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है तो, और लगता है तो बस पुनर्बलन के तौर पर मुझे लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमारी वीडियो मील का पत्थर बनकर साबित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।